सो इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़, और जो लास्ट पोर्शन चल रहा था वो चल रहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको एक बार रिकॉल करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। उसके बाद जो डिस्टेंस है उसको क्या बताया था मैंने? डाइपोल लेंथ। और प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया था ये क्या होती है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। उसके बाद एक डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया था P, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ। क्लियर है? उसके बाद हमने दो एक्सप्रेशन निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल दो पॉइंट पर निकाला था, एक पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस और दूसरा पॉइंट ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन। वो एक्सप्रेशन क्या थे यहाँ पर देखते हैं। ये एक्सिस वाला केस है। ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया था? मैंने इसको लिख दिया ई रेडियल। वो क्या आया था? 2kp बाय आर क्यूब, वेयर p इज द डाइपोल मोमेंट, k क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड आर क्यूब इज द डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ तक? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड द पॉइंट वेयर वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो मेन पॉइंट है वो ये है, रेडियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है? सेम। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। और इन केस ऑफ इक्वेटोरियल उसका मैग्नीट्यूड क्या आया? kp बाय आर क्यूब, लेकिन डायरेक्शन क्या है? देखिए वेक्टर में मैंने लिख रखा माइनस, ओह सॉरी, इट शुड बी ट्रांसवर्स। तो देखिए मैग्नीट्यूड है kp बाय आर क्यूब, लेकिन वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है माइनस साइन के साथ। इसका क्या मतलब है? द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट अपोजिट। दैट मीन्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ रेडियल it is along, and in case of transfer it is opposite to the dipole moment। बहुत ही हेल्पफुल है ये न्यूमेरिकल्स के। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी भी एक जनरल पॉइंट पर। क्लियर है? लिखिए, हेडिंग डालिए एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डालिए एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to a dipole in the space at any arbitrary point। इन्हीं दोनों कंसेप्ट को हम यूज़ करते हुए वो एक्सप्रेशन निकालेंगे। बहुत ही इजी, लेकिन आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। लेट्स से मैंने एक सिस्टम बना लिया डाइपोल का। डाइपोल लेंथ इज 2l। क्लियर एकदम? डाइपोल मोमेंट इज p और उसकी डायरेक्शन क्या है? एज शोन। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज टाइम्स डाइपोल लेंथ। क्लियर है एकदम? अब क्या करेंगे भाई? सारी कैलकुलेशन कहाँ से की जाएगी? सेंटर से, सेंटर ऑफ डाइपोल से। मान लो सेंटर ऑफ डाइपोल से कोई भी एक मैंने आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है? r। और ये यहाँ से कितना एंगल सस्पेंड कर रहा है? लेट्स से थीटा। क्लियर एकदम? तो थीटा क्या हो गया? थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल लेंथ एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। क्लियर है? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो भाई, वहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, हम आर्बिट्ररी कैलकुलेशन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि मुझे इन डिस्टेंस के बारे में ज्ञान नहीं है। मैं डिस्टेंस निकाल ही नहीं सकता अभी फ़िलहाल। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये p वेक्टर। दिस इज अ डाइपोल मोमेंट, p वेक्टर। क्लियर? अब मैं डाइपोल को किसी भी टाइम रिजॉल्व कर सकता हूँ। देखिए ये p वेक्टर, ये एंगल थीटा, तो इसके अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट जाएगा? कॉस कंपोनेंट, बेस कंपोनेंट। तो बेसिकली ये क्या हो गया? p कॉस थीटा
और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया, पी साइन थीटा। इसको समझिए जरा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ऐसे समझिए मैंने यहाँ पर दो डाइपोल ले लिए, एक क्या है पी कॉस थीटा और एक क्या है पी साइन थीटा। अब इस पॉइंट पर फोकस करें जो कि दोनों से आर डिस्टेंस की दूरी पर है। फिलहाल पी कॉस थीटा पर फोकस करिए। अगर मैं इस वाले डाइपोल को कंसीडर करूं तो ये वाला केस कौन सा आ रहा है, रेडियल वाला, एक्सिस वाला। क्लियर है एकदम। पहले मैं यहाँ डायरेक्शन बनाऊंगा, डायरेक्शन क्या बनेगी, अलोंग द डाइपोल मूवमेंट। तो फिलहाल डाइपोल मूवमेंट ऐसे ही है, फिलहाल डाइपोल मूवमेंट ऐसे ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, लाइक दिस, लेट्स से ई रेडियल या फिर E1, कुछ भी ले सकते हो आप। क्लियर है एकदम। अब इस वाले पर फोकस करिए भाई, ये वाला डाइपोल मूवमेंट, इस पर फोकस करिए। इस वाले डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट कौन सा केस है, परपेंडिकुलर वाला, इक्वेटोरियल वाला। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट। तो ये क्या बन गया, लेट्स से ई ट्रांसफर्स या फिर E2, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्लियर है। अब मैग्नीट्यूड लिखना कोई बड़ी बात नहीं। ई रेडियल का मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई, ई रेडियल का मैग्नीट्यूड एक्सिस के केस में क्या आता है, 2kp/r³। तो 2 की जगह 2, k की जगह k। लेकिन यहाँ पर p क्या है, यहाँ पर p क्या है, p cos थीटा। दैट मीन्स 2kp cos θ/r³। क्लियर है। ई ट्रांसफर्स का अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना हो तो ट्रांसफर के केस में क्या आता है, डायरेक्शन तो हमने बनाई, ट्रांसफर के केस में क्या आता है, kp/r³, k की जगह k। फिलहाल p क्या है, p साइन θ/r³। क्लियर है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये दो वेक्टर ऐसे जा रहे हैं, रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में से ही जाएगा और वो क्या होगा, ई नेट। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ई नेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ऐसे लग रहा है ई रेडियल और एक वेक्टर ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलरली ई ट्रांसफर्स। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कहीं इनके बीच में से ही जाएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कहीं इनके बीच में से ही जाएगा, विच इज ई नेट। क्लियर एकदम। अब ई नेट कैसे निकालेंगे, ई नेट कैसे निकालेंगे, ई नेट कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, 90 डिग्री, cos 90 इज व्हाट, 0। दैट मीन्स √e रेडियल स्क्वायर प्लस e ट्रांसफर्स स्क्वायर। चलिए √e रेडियल क्या बन जाएगा, 2k p cos θ/r³ का होल स्क्वायर प्लस kp sin θ/r³ का होल स्क्वायर। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं क्या चीज़ कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ से, k p r³ कॉमन, तो बाहर आएगा, √ से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, kp/r³। अंदर क्या बच जाएगा, 2 cos θ होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 cos स्क्वायर θ प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कुछ किसी की भी टर्म में कन्वर्ट कर लो। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, kp/r³ √4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 - cos स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स ई नेट क्या बन गया हमारे पास, ई नेट क्या बन गया हमारे पास, kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस एक्सप्रेशन से हम अपने पहले दो एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अगर मैं रेडियल ले लूँ, रेडियल की बात करूँ, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ ले आऊँ तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे पुट करो, cos 0 इज नॉट 1, तो क्या आ जाएगा, √3 + 1 √4 मतलब 2, तो क्या आ जाएगा, 2kp/r³। बिल्कुल ठीक, यही हमने निकाला। अगर मैं इसको इक्वेटोरियल ले लूँ, इस पॉइंट को इक्वेटोरियल ले लूँ, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90।
यहाँ पे पुट करो cos 90 इज व्हाट 0, तो क्या बच जाएगा √1, दैट मीन्स क्या आ गया KP/RQ। क्लियर रहेगा, मतलब दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। किसी भी पर्टिकुलर एंगल, अब तो आपको बस एंगल पता होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था, पहले मैंने डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व किया और फिर उन रिजॉल्व वेक्टर्स के अलोंग, रिजॉल्व डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स के अलोंग मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। along the axis electric field is along the dipole moment, along the axis it is along the dipole moment, and on the equatorial point it is opposite to the dipole moment। very important concept, clear है क्या? इसको नोट करिए फटाफट। ओके, नाउ अब हमने तीनों एक्सप्रेशन हमने देख लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, हमने जनरल एक्सप्रेशन देख लिए। फिर बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इन केस ऑफ रेडियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स इट इज़ अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। क्लियर? न्यूमेरिकल्स में भी यही कंसेप्ट बहुत यूज़ होगा। जस्ट लाइक 2-3 प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ही सिंपल छोटी छोटी प्रॉब्लम देखते हैं। लेट्स से मान के चलिए डाइपोल मोमेंट, सॉरी एक डाइपोल है, कुछ इस तरीके से है। डाइपोल इज दिस, डाइपोल की डायरेक्शन ये है। क्लियर है? डाइपोल से लेट्स से यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। दोनों डायरेक्शन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड करनी है। बताइए कैसे करनी है, सोचिए, दिमाग लगाइए। अब देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये कुछ पर्टिकुलर एंगल होगा, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा कुछ, और डाइपोल मोमेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे जाएगा। सबसे पहले ही हमें डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व करना है। सबसे पहला ही काम है हमारा, किसको रिजॉल्व करना है हमें? डाइपोल मोमेंट को। अब मैंने डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व कर लिया। अब कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? लाइक दिस अलोंग। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? लाइक दिस। दैट्स ऑल। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास डाइपोल कुछ इस तरीके से है स्पेस में, डाइपोल इज लाइक दिस। क्लियर एकदम? मान लीजिए यहाँ से मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, इसको थोड़ा सा और टिल्ट करते हैं, लाइक दिस। चलिए अब क्या करेंगे? सिंपल, बहुत ही सिंपल है। एंगल कुछ ये रहा होगा, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, बेस कंपोनेंट, इट शुड बी लाइक दिस। डाइपोल का बेस कंपोनेंट ये होगा और डाइपोल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरह से जाएगा। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व करना है। अब तो सिंपल है, यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट, दैट्स ऑल। ये सब सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। क्लियर एकदम? और देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेट्स से डाइपोल मोमेंट इज दिस, डाइपोल मोमेंट है। अब बुक में अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से समझा रखा है कि प्लस चार्ज के पास हो, अगर पॉइंट जो है वो प्लस चार्ज के पास हो तो अलोंग द डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन, वो सब कुछ नहीं देखना आपको, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करना। अरे कंसेप्ट जानिए ना आप। क्लियर? मान लीजिए डाइपोल मोमेंट यहाँ पर है इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालनी है, मान लो डाइपोल मोमेंट ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या करेंगे? मान लीजिए मेरे को ये पता है। क्लियर? अब डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट ये होगा और डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट ये रहा, बेस कंपोनेंट, और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। चलिए, मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया। मैंने इस पी वेक्टर को क्या काम किया? मैंने रिजॉल्व कर लिया इसको। क्लियर है? इस पी वेक्टर को मैंने रिजॉल्व कर लिया। अब इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? लाइक दिस अलोंग, और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जस्ट अपोजिट, दैट्स ऑल। कुछ याद नहीं करना है। मैग्नीट्यूड सभी को मालूम है, मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात नहीं। मेन तो डायरेक्शन का खेल है, सारा खेल इनका है। ये जो वेक्टर्स मैंने बनाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ट्रांसवर्स वेक्टर और रेडियल वेक्टर, ये आपको बनाने आने चाहिए।
कुछ नहीं करना, सभी प्रॉब्लम में मैंने एक ही काम किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉल्व द डाइपोल मोमेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन असाइन कर दीजिए। यहाँ पर भी यही काम हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉल्व द डाइपोल मोमेंट और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन असाइन कर दीजिए, दैट्स ऑल, बाकी कुछ करना ही नहीं। क्लियर एकदम। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही सिंपल। लेट्स से मेरे पास एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट इज P, डाइपोल मोमेंट इज P, लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, डाइपोल मोमेंट P है वो x एक्सिस से, डाइपोल मोमेंट P है और वो x एक्सिस से वो लेट्स से 37 डिग्री एंगल पर, 37 डिग्री एंगल पर अलाइंग है। क्लियर एकदम। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन लिखिए, वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल at point P, find the electric field due to this dipole at point P जो कि x एक्सिस पे है और ओरिजिन से a डिस्टेंस की दूरी पर। इस P पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बताइए। कैसे करेंगे भाई, और वो भी इन टर्म्स ऑफ I कैप और J कैप। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले ये काम क्या बताया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉल्व द डाइपोल मोमेंट। चलिए ये P है, ये 37 है, तो इसका बेस कंपोनेंट ये होगा, बेस कंपोनेंट ये होगा, विच इज ये क्या हो जाएगा P cos 37 और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P sin 37 और cos 37 sin 37 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, cos 37 और sin 37 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। cos 37 इज व्हाट, cos 37 कितना होता है 4/5, sin 37 इज व्हाट 3/5। क्लियर है एकदम, बहुत ही सिंपल है, वैल्यूज आप बाद में पुट कर लीजिएगा। क्लियर है एकदम। चलिए तो यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अलॉन्ग, यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अपोजिट। क्लियर है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2kp/r³, दैट मीन्स 2k, p कितना है p cos 37 बाय दिस डिस्टेंस इज व्हाट a³, और ये क्या होगा, ये क्या होगा k p/r³, दिस इज द आंसर। अब आई कैप और जे कैप की टर्म में निकालना है तो ई वेक्टर कितना हो जाएगा, ये आई कैप है एक्स एक्सिस के अलाउ, सिंपली यहाँ पर आई कैप लगाएंगे 2kp cos 37 बाय a³ इंटू आई कैप प्लस, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके साथ क्या आएगा माइनस जे कैप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस kp sin 37 a³ इंटू जे कैप, दिस इज द आंसर। क्लियर है एकदम, आप इसको नोट करिए। चलिए हम और प्रॉब्लम्स देखते हैं इसमें। मान लीजिए ये हमने कार्टेशियन सिस्टम बनाया है, या फिर ऐसा समझिए एक स्पेस है, दो डाइपोल है। पहला डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है p और उसके साथ यूनिट वेक्टर क्या है k कैप, दैट मीन्स वो किस एक्सिस के अलोंग है जेड एक्सिस के अलोंग, और वो कहाँ पर रखा हुआ है ओरिजिन पे। ये जो पहला डाइपोल है वो कहाँ रखा हुआ है ओरिजिन पे। क्लियर है। एक और डाइपोल है जिसका मैग्नीट्यूड है p/2, उसकी भी डायरेक्शन क्या है k कैप, दैट मीन्स जेड एक्सिस के अलोंग, और वो कहाँ रखा गया है 1, 0, 2, दैट मीन्स xz प्लेन में वो रखा गया है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
at this point 1, 0, 0 due to this whole system. क्लियर है? बहुत इजी है, अगेन वेरी इजी. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस पर फोकस करो. ये वाला पॉइंट इसके लिए कौन सा केस है, ये वाला पॉइंट इसके लिए कौन सा केस है, एक्सिस वाला. तो एक्सिस में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाइए. क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? क्या होगी? अलोंग, चलिए भाई, E1. क्लियर है एकदम? अब ये वाला पॉइंट इसके लिए कौन सा केस है? परपेंडिकुलर, इक्वेटोरियल वाला. ये एंगल 90 डिग्री इक्वेटोरियल वाला. तो इसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E2. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आइदर E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1. ये किस बात पे डिपेंड करेगा भाई? दोनों में कौन बड़ा है देख लेते हैं हम. चलिए, E1 की वैल्यू लिखें, E1 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे. अच्छा, E1 कौन सा केस है? एक्सिस वाला. 2kp/r³. 2 की जगह 2, k की जगह k. p क्या है इसका? p/2. r, ये डिस्टेंस कितना है, ये दूरी कितनी है? 2. दैट मीन्स 2 का क्यूब. ये कैंसिल आउट. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? kp/8. क्लियर है? अब E2 का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं भाई. E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? E2 कौन सा केस है? इक्वेटोरियल, मतलब kp/r³. k की जगह k, p की जगह p, और भाई r कितना है? r कितना है? 1, मतलब kp/1. अब भाई साफ साफ दिख रहा है दोनों में कौन बड़ा है? दोनों में कौन बड़ा है? E2. मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ, विच इज E नेट. क्लियर है? तो E नेट क्या होगा? बेसिकली E नेट क्या होगा? E2 माइनस E1. क्लियर है? मैग्नीट्यूड लिखेंगे. E2 कितना है हमारे पास? kp माइनस E1 कितना है? kp/8. तो ये क्या हो जाएगा? 7 kp/8. दिस इज द E नेट. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो E नेट क्या आएगा? डायरेक्शन किधर की तरफ है? डायरेक्शन किधर की तरफ है? माइनस जेड एक्सिस. दैट मीन्स E नेट क्या आ जाएगा? -7 kp/8 k कैप. दिस इज द आंसर. क्लियर है एकदम? तो वही कंसेप्ट, वही सारे कंसेप्ट बार बार यहाँ यूज हो रहे हैं. नोट डाउन दिस प्रॉब्लम. चलिए और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं. और प्रॉब्लम देखते हैं. लेट्स से हमारे पास एक डाइपोल है, एक डाइपोल है जो कि इस डायरेक्शन में अलाइन है, लाइक दिस. लेट्स से मान के चलिए वाई एक्सिस पर अलाइन, कुछ भी समझ लीजिए. क्लियर है? और यहाँ पर मेरे पास 2 चार्जेस रखे हैं Q, and this separation is A. क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय दीज 2 चार्जेस ऑन द डाइपोल. क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय दीज 2 चार्जेस ऑन द डाइपोल. अब कैसे सोचेंगे ये देखिए. आपको पता है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो जितनी फोर्स चार्ज डाइपोल पे लगा रहा होगा उतनी फोर्स डाइपोल भी चार्जेस पे लगा रहा होगा. तो अगर मैं ये निकालूं फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय डाइपोल ऑन चार्जेस, तो बात तो एक ही है, वही होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्जेस ऑन डाइपोल. क्योंकि फोर्स चार्जेस पर निकालना बहुत इजी है. क्यों इजी है? क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट इस तरह से है, डाइपोल इस तरह से लाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? अपोजिट. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? अपोजिट. कैसे पता चला ये हमें? अरे अभी भी तो पढ़ा है. ये वाला पॉइंट इसके लिए कौन सा केस है? रेडियल, इक्वेटोरियल वाला. और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? kp/a³, kp/a³. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मालूम है, चार्ज Q है, फोर्स लगेगी F बराबर QE, दैट मीन्स
क्यू के पी बाय ए क्यूब विच इज़ डाउनवर्ड, यहाँ पर भी फोर्स लगेगी F बराबर क्यू ई विच इज़ क्यू के पी बाय ए क्यूब। सो नेट फोर्स क्या हो गई, नेट फोर्स क्या हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2kp बाय ए क्यूब। दिस इज द आंसर। अब n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इस पास हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्लियर है? एक दो वीडियोस में एक बार ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और मैं करवा ही रहा हूँ प्रॉब्लम्स में करवाई, एक दो वीडियोस में प्योरली एप्लीकेशंस ही कराऊंगा, बहुत ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स इसमें होंगी। क्लियर एकदम? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट लिखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट आप लिखिए, डाइपोल प्लेस इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल प्लेस इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो आपको मालूम है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स स्पेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। At every point the direction and magnitude of electric field is what? Same. क्लियर है ना? अब मान लीजिए स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड द मैग्नीट्यूड इज E और डायरेक्शन लेट से राइटवर्ड। यहाँ पर मैं एक डाइपोल का सिस्टम रख देता हूँ। क्लियर है एकदम? अब इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, इस पर अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं। एक डाइपोल यहाँ रखा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं फोर्स निकालता हूँ। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स किधर लगेगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विच इज F इज इक्वल्स टू क्यू ई। इस पर फोर्स किधर लगेगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? F इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो देखिए डाइपोल पर नेट फोर्स कितनी हो गई? 0। सिस्टम पर, पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितनी हो गई? 0। द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज व्हाट? 0। क्लियर है? अच्छा भाई, नेट फोर्स 0 हो गई। अब मैंने क्या देखा कि मान लो मैं इसको स्लाइटली ऐसे रोटेट कर दूं तो क्या होगा, जरा हम उसको देखेंगे। मान लो मैं इस सिस्टम को स्लाइटली रोटेट कर देता हूँ। लेट से मैंने सिस्टम ऐसे बना दिया, लेट से लाइक दिस, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर, एंड अगेन दिस इज द सेंटर, और लेट से मैंने इसको थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया। क्लियर एकदम? अब भैया फोर्स तो ऐसी लग रही होगी, यहाँ पर भी फोर्स ऐसे ही, F बराबर क्यू ई, यहाँ पर भी फोर्स ऐसे ही, F बराबर क्यू ई। अभी भी नेट फोर्स 0 है, लेकिन भले ही नेट फोर्स 0 है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अलग अलग। और 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जब भी दो फोर्सेस जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड में है और उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग हो, तो दोनों फोर्सेस मिलकर बॉडी को क्या कर देती हैं? रोटेट। दैट मीन्स जैसे ही मैं इस सिस्टम को छोड़ूंगा तो ये ऐसे ही नहीं रह जाएगा, ये सिस्टम किधर की तरफ मूव करेगा? लाइक दिस। इस पर एक टॉर्क लगेगा। कौन सी फोर्सेस मिलकर टॉर्क लगा रही होंगी? ये वाली फोर्स। ये दोनों फोर्स मिलकर के इसको ऐसे रोटेट कर देंगी और सेम डायरेक्शन में, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो उसी टॉर्क का हमें एक्सप्रेशन निकालना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो एक बात तो क्लियर है इसमें कि नेट फोर्स इस पर क्या है? 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो ये ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं करेगा, मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं करेगा, ये यहीं रहेगा स्टेबलाइज। लेकिन जैसे ही आपने इसको रोटेट किया
क्योंकि फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो गया, फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो गया। अब जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये दोनों फोर्सेस मिलकर के इसको रोटेट कर देंगे, और ऐसा नहीं कि यहीं रुक जाएगा, ये वापस ऐसे जाएगा, फिर फोर्स ऐसे लगेंगी, अब ये दोनों फोर्स मिल करके इसको ऐसे रोटेट करेंगी एंड इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग SHM, और उसका टाइम पीरियड भी हम निकालेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। क्लियर है एकदम? क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? चलो भैया टॉर्क निकालते हैं। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जब मैंने 11th क्लास में पढ़ा रखा है आपको, टॉर्क किसी एक पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, किसी एक एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है। लेकिन मैंने 11th क्लास में ये भी पढ़ा रखा है, आपको पता होगा कि जब भी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो, whenever net force on the system is 0, then the torque on that system about every point is same. I am not saying torque is 0. कैसे 0 है? यहाँ पर 0 थोड़े, net force 0, that doesn't mean torque is 0. But yes, we can easily prove also. If the net force on the system, on the body is 0, then the net torque about every point is same. अब कोई पूछेगा कि सर क्या नाम है, आप कह रहे हो कि एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, बिल्कुल ठीक बात है, घूम तो रहा है तो टॉर्क लग रहा हो, उसका एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट निकालूं? अरे किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल ले, सेम एक्सप्रेशन आएगा। किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, चाहे आप ओ पॉइंट के अबाउट निकाल लो, चाहे आप एक एंड पॉइंट ले लो, ये वाला एंड पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। क्लियर है एकदम? चलिए किसके अबाउट निकालते हैं, लेट्स से ओ के अबाउट ही निकाल लेते हैं, सेंटर के अबाउट ही हम टॉर्क निकाल लेते हैं। चलिए अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मान लो इसको F1 ले लेता हूँ और इसको F2 ले लेता हूँ। एक बात तो क्लियर है, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, दैट्स व्हाई नेट फोर्स क्या है, 0। चलिए इस वाली फोर्स का हम टॉर्क निकालते हैं, इस वाली फोर्स का। तो टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F, मतलब RF साइन थीटा, मतलब F इंटू R परपेंडिकुलर अबाउट दैट पॉइंट। तो फोर्स ये रहा, एंड इफ इट इज 2L, तो ये क्या होगा, L। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो फोर्स ये रहा और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा, और वो क्या होगा, इफ दिस इज L, सो दिस इज L cos थीटा एंड दिस इज व्हाट, L sin थीटा। बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आप इजीली निकाल सकते हो ये साइड, ये कितनी होगी, L sin थीटा। सेम केस हम यहाँ पर भी चलेंगे, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। क्लियर है एकदम? ये भी क्या होगा, थीटा। अगर ये L है तो अगेन इसका परपेंडिकुलर कितना होगा, दिस वन, L sin थीटा। क्लियर है एकदम? अब अगर आप ध्यान से देखोगे, टॉर्क होता है R क्रॉस F, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, RF साइन थीटा, और R साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ R, दैट मीन्स F इंटू R परपेंडिकुलर, जो कि हमने निकाल लिया। क्लियर है एकदम? चलो अबाउट पॉइंट O हम टॉर्क लिखेंगे, F1 का टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स F1 इंटू L sin थीटा, दैट मीन्स QE इंटू L sin थीटा। चलिए F2 का टॉर्क कितना होगा, F2 इंटू R परपेंडिकुलर, मतलब L sin थीटा, दैट मीन्स QE इंटू L sin थीटा। अब देखिए डायरेक्शन की बात करेंगे, फिर हम नेट टॉर्क लेंगे। इस पॉइंट के अबाउट ये वाली फोर्स इसको कैसे घुमा रही होगी, लाइक दिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइक दिस। इस पॉइंट के अबाउट ये वाली फोर्स इसको कैसे घुमा रही होगी, इस पॉइंट के अबाउट ये वाली फोर्स, अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों
फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो सेम। तो जब मैं नेट टॉर्क निकालूंगा, नेट टॉर्क मैं निकालूंगा अबाउट पॉइंट हो, तो सिंपली दोनों को क्या ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 2QE L sin थीटा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, E की जगह E, Q 2L sin थीटा, दैट मीन्स ये क्या हो गया अपना P। तो टॉर्क क्या आ गया, नेट टॉर्क क्या आ गया, PE sin थीटा। भाई ये हमने निकाला मैग्नीट्यूड, ध्यान सुनिए, ये हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड। अब देखिए टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, P एक वेक्टर क्वांटिटी है, E एक वेक्टर क्वांटिटी है, और प्रोडक्ट के बाद साइन आ रहा है, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट चलेगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्रॉस प्रोडक्ट चलेगा। अब P क्रॉस E भी हो सकता है और E क्रॉस P भी हो सकता है। अब देखिए चलो, P वेक्टर तो ये रहा और E वेक्टर ये रहा, और घूम ये ऐसे रहा है, तो देखिए कैसे चल रहा है, घूम तो ऐसे रहा है, तो कैसे जा रहे हैं हम, P से E की तरफ, तो क्या होगा P क्रॉस E। अब कोई बोलेगा सर E क्रॉस P लिखूंगा, अरे तो E क्रॉस P तो ऐसे होगा ना, ये ऐसे घूमना चाहिए था, लेकिन ऐसे थोड़ा ना घूमेगा, जैसे आप इसको छोड़ोगे ये सिस्टम ऐसे घूमेगा, दैट मीन्स टॉर्क क्या होगा, P क्रॉस E। टॉर्क का वेक्टर फॉर्म क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म क्या आ गया टॉर्क का, P क्रॉस E। दिस इज द एक्सप्रेशन, and P sin theta is what, magnitude, where P is the dipole moment, E is the external electric field which is uniform, and theta, यहाँ पर थीटा पर फोकस करिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट। अब जब बच्चों को नॉलेज नहीं होती तो वो टॉर्क की डायरेक्शन भी पता कैसे बताता है, सर टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, विच इज़ रॉन्ग। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा सेंस ऑफ रोटेशन होता है। 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगी, और एक किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट सेंटर ऑफ मास। और अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है P क्रॉस E, तो आपको वेक्टर वेक्टर सिखाया गया है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाया गया है, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, दैट मीन्स टॉर्क की डायरेक्शन कौन देगा, थंब। थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड। तो टॉर्क की डायरेक्शन फिलहाल यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। इट इज नॉट क्लॉक और एंटी क्लॉक, इट शुड बी, इट कैन बी आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड, बट फिलहाल के लिए इट इज व्हाट, इनवर्ड। क्लियर एकदम। तो क्या सीखा हमने, जैसे ही हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, हर पॉइंट पर उस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो, लेकिन जैसे ही मैं उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा तो जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्सेस की वो अपोजिट हो जाएगी, दैट मीन्स अब भले ही वो ट्रांसलेटरी मोशन तो करेगा ही नहीं, लेकिन क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो गई हैं, तो ये दोनों फोर्स, ये जो कपल फोर्सेस मिलकर के इसको क्या कर देगी, रोटेट, इसको क्या कर देगी, रोटेट। क्लियर है। और उसी की वजह से सिस्टम रोटेट कर जाएगा, और जो टॉर्क लग रहा है उसका एक्सप्रेशन हमें निकालना था, वो एक्सप्रेशन आया P क्रॉस E विच इज PE sin थीटा, वेयर P इज द डाइपोल मोमेंट, E इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है एकदम। इस कंसेप्ट को उतारिए, आप नोट करिए अच्छे से। चलिए, तो हमने देखा कि जैसे ही हमने एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, उस पर नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन अगर आप उस डाइपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस करके अगर रिलीज़ कर दो तो वो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन करेगा बिकॉज ऑफ टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। और उस टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आया, उस टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है, P क्रॉस E which is P sin theta, where P is the dipole moment, E is the electric field and theta is the angle between इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट। क्लियर एकदम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके और रिलीज़ कर दूँ, तो वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि जब वो यहाँ पे आ रहा होगा, भले ही यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो गई, अरे लेकिन नेट फोर्स जीरो हो गई तो यहाँ पर इसमें काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम वो वापस आगे की तरफ मूव करेगा। सेम केस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक स्प्रिंग है, ब्लॉक है,
मैं उसको रिलीज़ कर ऐसे स्ट्रेच करके छोड़ दूँ तो ऊपर जाएगा, लेकिन वो यहाँ रुकेगा नहीं, वो और ऊपर जाएगा एंड अगेन इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एसेटम। क्लियर? तो जैसे ही आप इसको स्लाइटली रिलीज करके छोड़ दोगे तो वो यहाँ पर आके रुकेगा नहीं, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एसेटम। क्लियर? और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, ये रहा क्वेश्चन। ई इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पी इज द डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल है, चार्ज q, डाइपोल लेंथ 2l, p is the dipole moment is given and I is the moment of inertia of this system. I क्या है? Moment of inertia of this system about the axis passing from center. क्लियर एकदम? चलिए देखते हैं, बहुत ही ईजी है। मान लो मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देता हूँ, मैं बार बार अब चार्जेस को नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक सिंगल लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देता हूँ, तो देखिए मैंने इसको डिस्प्लेस किया ऐसे, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। ध्यान से देखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। क्लियर? क्लियर? अब जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क, इस पर टॉर्क लगेगा अबाउट पॉइंट ओ, इस पर टॉर्क लगेगा और वो क्या होगा? P क्रॉस E, दैट मीन्स PE साइन थीटा। क्योंकि जो एंगल होगा वो बहुत स्मॉल होगा, दैट मीन्स थीटा इज वेरी स्मॉल एंड फॉर दैट अप्रॉक्सीमेशन साइन थीटा कैन बी रिप्लेस वाया थीटा। दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ विल बी इक्वल्स टू PE इंटू थीटा। अब देखिए, अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा, थीटा की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड, लेकिन अभी अभी हमने देखा टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। तो दोनों क्या है? जस्ट अपोजिट, 180 डिग्री के एंगल पे। तो जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो किसके साथ लिखूंगा? माइनस साइन के साथ। दैट मीन्स टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ विल बी इक्वल्स टू माइनस PE इंटू थीटा। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज जस्ट अपोजिट टू द थीटा। और आपको 11th क्लास में, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, टॉर्क को मैं एनी टाइम किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? I इंटू एल्फा। दैट मीन्स I alpha will be equals to minus PE into theta, that means alpha will be equals to minus PE by I into थीटा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये क्या बन गया? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दैट मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा बिकॉज हियर P इज कांस्टेंट, E इज कांस्टेंट एंड I इज कांस्टेंट। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अगर कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया? PE बाय I, दैट मीन्स ओमेगा क्या आ गया? अंडर रूट PE बाय I, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई बाय T। दैट मीन्स टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या आ गया? टाइम पीरियड क्या आ गया? 2 पाई अंडर रूट, टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट I ओवर PE, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है? नाउ ये सारे कंसेप्ट हमने देखे, इसको हम यहीं पर ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड बातें करेंगे। क्लियर है? और वेरी सून आई विल कम विद अ वीडियो विद n नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। पहले ये कुछ कंसेप्ट एकदम आपको क्लियर हो जाए, फिर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हम करेंगे जो कि कंपटीशन में भी बहुत पूछी जाती हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, भले ही एक वीडियो, एक लेक्चर, 2 लेक्चर या 3 लेक्चर हमें लग जाए, कोई बात नहीं। कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। क्लियर एकदम। सो अगेन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर, मैं दोबारा ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिए। आपने कंसेप्ट सीख लिया, बार बार देखिए, आप इन कंसेप्ट को देखिए, बहुत ही बारीकी से सोचिए। अपने डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं, डाउट्स क्रिएट करिए माइंड में। क्लियर है एकदम? नाउ थैंक यू।